वह एक खौफनाक जंगल की खामोशी भरी रात थी। जंगल के जंगली जानवर की आवाज़ और रात कीड़ों की आवाज़ इस जंगल को और भयानक बना रही थी। इसी शोर को चीरती हुई कुछ नया शोर भी जंगल की शांति को भंग करते हुए आगे बढ़े जा रही थी। यह शोर थी कई पुलिस गाड़ियों की और फॉरेस्ट अधिकारियों की। वह सभी अयान उर्फ रिहान की तलाश में निकले थे। उसी कार में एक सीट में नीलावंती सहमी सी बैठी थी। उसे प्रेरणा ने जो बतलाया था उसके बाद तो वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। एक छोटा बच्चा और उड़ते हेलीकॉप्टर से सीधे नीचे जंगल में गिर गया। यदि वह जल्दी नहीं मिला तो शायद उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस जंगल में पाए जाते हैं खतरनाक जंगली भेड़िए, इसलिए यहाँ इंसानों का आना मना है। प्रेरणा भी उसी कार में सहमी सी बैठी थी। अचानक नीलावंती गुस्से से बोली, यदि मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, तुम्हारे होते हुए वह दरवाज़ा खोलकर चलते हेलीकॉप्टर से कूद गया और तुम्हें भनक भी नहीं लगी। प्रेरणा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सॉरी मैम, आज सफ़र की थकान की वजह से मैं भी बहुत थक गई थी। मैं आज दिन भर उस पर नज़र रखे हुए थी। यहाँ तक कि बाथरूम में भी मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। तभी नीलावंती का फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाकर बात की। उसके बाद जल्दी से गाड़ी एक कच्ची सड़क पर लेने को कहा। वह बीच जंगल का मैदान था जिसमें चारों ओर पुलिस गाड़ियां सायरन बजाती खड़ी थी। नीलावंती की गाड़ी भी वहां पर आ पहुंची थी। वह नज़ारा देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। रिहान एक ऊंचे पत्थर पर किसी पिशाच की तरह अजीब मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें लाल जल रही थी। उस पत्थर के नीचे सैकड़ों जंगली भेड़िए सर झुकाए ऐसे खड़े थे जैसे रिहान उन सभी का मालिक हो और वो सभी उसके गुलाम। अचानक रिहान किसी जंगली जानवर की तरह आवाज़ करने लगा और उसके साथ गूंज उठी उन सभी जंगली भेड़ियों की रोने की आवाज़। वो सभी चांद को देखकर उहू की आवाज़ निकाल रहे थे। सभी पुलिस वाले यह नज़ारा देखकर अचंभित से खड़े थे। यदि रिहान नीलावंती का बेटा नहीं होता तो सभी के सभी अभी यहाँ से भाग जाते। उनकी यह कहने की हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन उन्हें भी यह यकीन था कि रिहान कोई आम बच्चा नहीं है, एक शैतान है और उसे बस में करना मतलब एक खौफनाक मौत। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। नीलावंती ने उनके लीडर कमिश्नर से कहा कि वो रिहान को हिफाजत से पकड़कर ले आए। उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह ऐसी ऊटपटांग हरकत कर रहा है। नीलावंती अच्छे से जानती थी कि यह सच नहीं है और कहीं ना कहीं वह कमिश्नर भी, लेकिन नीलावंती उस देश की एक बेहद कामयाब और ताकतवर बिजनेसमैन थी। उसे टाला नहीं जा सकता था। कमिश्नर ने अपना वॉइस रिसीवर निकाला और हुक्म दे दिया कि बच्चे को सुरक्षित लेकर आओ। उसकी बात सुनकर कुछ पुलिस वाले सहमे हुए हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगे। उन सभी के पास एक एक पिस्तौल थी जिसे उन्होंने उन जानवरों से खुद की सुरक्षा के लिए बाहर निकाला था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सभी भेड़ियों का ध्यान एकदम सामने था। वो सभी मंत्रमुग्ध थे और रिहान को देख रहे थे। अचानक रिहान ने उन पुलिस वालों को घूरा और सभी भेड़िए एक साथ उन पुलिस वालों को वहशी नज़र से गुस्से में घूरने लगे। अब उन पुलिस वालों को उस सर्द रात में भी पसीने आ रहे थे। अचानक उन जंगली भेड़ियों ने उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो जानवर सैकड़ों की तादाद में थे। उन्होंने देखते ही देखते उन 10-12 पुलिसकर्मियों की चीर-फाड़ कर डाली। उनकी लाशें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। वह नज़ारा देखकर सभी घबराने लगे और पीछे हटने लगे। सभी गाड़ियों में बैठकर भाग खड़े हुए। अब वहाँ पर सिर्फ नीलावंती और प्रेरणा ही बचे थे। प्रेरणा ने कहा,
मैम चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, वह रिहान नहीं कोई और है। नीलावंती ने एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा जिससे वह सहम के पीछे हट गई और भागकर गाड़ी में बैठ गई। नीलावंती अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वह नज़ारा प्रेरणा और उनका ड्राइवर देख रहे थे। दोनों ने मान ही लिया था कि अब नीलावंती जिंदा कभी नहीं आएगी, पर उनके अनुमान के विपरीत वो सभी जंगली जानवर नीलावंती को देखकर डरने लगे और परे हटने लगे। वह जल्द ही रिहान के पास पहुंच गई। रिहान अब भी लाल आंखें लिए अजीब गुर्राहट से उसे घूर रहा था। अचानक नीलावंती ने अपने हाथ में पहने सोने के कंगन निकालकर अपने हाथों में लिया और ज्यों ही रिहान के माथे को छुआया, वह ऐसे चीखा मानो वह कंगन रक्त लाल गर्म हो। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर सभी पेड़ों के पंछी भाग खड़े हुए। उसके बाद रिहान एकदम मूर्छित हो गया। नीलावंती ने उसे अपनी गोद में उठाया और जल्दी से गाड़ी की ओर दौड़ लगा दी। वह सीधे पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई और ड्राइवर को गाड़ी भगाने को कहा। ड्राइवर और प्रेरणा सहमे से बैठे थे। उनका बस चलता तो वह अभी रिहान को उसी जंगल में छोड़कर भाग जाते, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। घर पहुंचते ही सबसे पहले नीलावंती ने रिहान को बिस्तर पर लेटाया और प्रेरणा परीक्षण करने लगी। उसकी सांसें धीमी चल रही थी। शरीर में ऊर्जा की कमी की वजह से वह बेहोश हो गया था। प्रेरणा ने झटके से उसके कपड़े उतारे जिसमें मिट्टी लगी थी और ग्लूकोज की बोतल चढ़ाकर एक इंजेक्शन लगाने लगी। थोड़ी देर में रिहान ने अपनी आंखें खोली। वह भय से चीख उठा। नीलावंती ने आकर उसे संभाला और प्यार से कहा, सब ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो। रिहान रोते हुए सारी घटना बताने लगा कि वह क्यों और कैसे हेलीकॉप्टर से कूद गया, और घोर आश्चर्य, उसे कोई चोट नहीं आई। उसके बाद उसे भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया और वह भय से चीखे जा रहा था। उसके आगे उसे कुछ याद नहीं था। नीलावंती ने उसे झूठ कहा कि तुम उन भेड़ियों को देखकर बेहोश हो गए थे, फिर पुलिस वालों ने तुम्हें बचाया और अब सब सही है। यह रात का खौफनाक सन्नाटा था। चारों ओर कुत्तों के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। इस घनघोर अंधेरी रात में वह एक सुनसान वीरान जंगल था, जहाँ कुछ लोग आग जलाकर कुछ तंत्र साधना करने में मगन थे। आग की लपटें ऊपर उठकर भभक रही थी और उसके ठीक सामने रिहान नीलावंती से लिपटा सहमा सा बैठा था। नीलावंती ने उसे कढ़ाई से जकड़ा हुआ था, वरना वह कब का वहाँ से भाग गया होता। उनके ठीक सामने बैठा था एक बेहद डरावना अघोरी तांत्रिक, जिसकी आभा देखते ही बनती थी। उनके आसपास कुछ अघोरी की वेशभूषा में अघोरी के शिष्य थे और सामने बंदूक पकड़े खड़ा था नीलावंती का सबसे वफादार गनमैन, विक्रम सिंह चौहान। वह गार्ड कम और किलर ज़्यादा लगता था, जो कि नीलावंती के एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकता था। इन सभी के बीच डरी सहमी सी खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत लड़की, प्रेरणा। वह यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसके घर में आर्थिक तंगी थी। वह चाहकर भी यह नौकरी नहीं छोड़ पा रही थी। उसे मन ही मन नीलावंती पर बेहद गुस्सा आता, क्योंकि उसकी ड्यूटी तो हॉस्पिटल में होनी चाहिए। उसे उन्होंने अपने बच्चे की नैनी बना दिया, वह भी किसी आम बच्चे की नहीं, बल्कि उस बच्चे की जिसके ऊपर शैतान का साया है। उस अघोरी ने अपने एक शिष्य को इशारा किया और उसने पिंजरे से एक जंगली सूअर के बच्चे को निकालकर उसे हलाल कर दिया। फिर उसके खून से एक अजीब सा यंत्र बनाने लगा। रिहान यह नज़ारा देखकर विचलित हो गया। नीलावंती ने उसे बड़े प्यार से कहा, कुछ नहीं हुआ। अब अचानक वह खून से बना यंत्र चमकने लगा और फिर सामने आया वह खून जमा देने वाला खौफनाक नज़ारा। उन सभी के सामने एक 6 फुट लंबी आत्मा खड़ी थी।
वह अजीब सी चमक रही थी और उसकी आंखें लाल रिहान को घूर रही थी। वह अचानक आग बबूला होकर रिहान पर झपटना चाहती थी, लेकिन उस यंत्र की शक्तियों के आगे वह असहाय थी। वह वरना अभी रिहान को मारकर उसका रक्तपान कर चुकी होती। उस अघोरी ने अपना कोड़ा निकाला और उस आत्मा पर बरसाकर पूरे गुस्से में उसे हुक्म दिया, शांत हो जाओ और बैठ जाओ वहाँ। वह आत्मा कलपती हुई रिहान को घूरती हुई बैठ गई। रिहान इतना डर गया था कि उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उसकी तरफ देखे। वह नीलावंती की बाहों में सर छिपाकर बैठा काँप रहा था। तभी उस अघोरी ने उस आत्मा से सवाल किया, कौन है तू? उस आत्मा ने खौफनाक आवाज में कहा, पायल, मेरा नाम पायल है। अघोरी ने दूसरा सवाल किया, क्यों मारना चाहती है तू इसे? इस पर वह आत्मा शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, इसके माँ बाप की वजह से। इसके माँ बाप ने मुझे जीते जी बहुत तड़पाया, उसके बाद मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उनकी वजह से मैंने अपने प्यार मयंक को भी अपने ही हाथों से मार दिया। उसके बाद कई साल पागल खाने में मैं रही, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस अघोरी ने गर्ज कर कहा, तू मेरे होते हुए इस बालक को छू भी नहीं सकती। और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके बाद गूंज उठी एक दिल दहला देने वाली चित्कार, जैसे कोई असहनीय पीड़ा में तड़प रहा हो। वह पायल की आत्मा थी। अघोरी ने एक सोने का कलश लिया और उसके एक इशारे से पायल की आत्मा उस कलश में समाने लगी। वह जोरदार चीखी, नहीं, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। मैं वापस जरूर आऊँगी। तुम सबकी मौत बनकर मैं वापस जरूर आऊँगी। यह नज़ारा देखकर प्रेरणा की भी रूह काँप रही थी। उसके पैर काँप रहे थे। उस अघोरी ने वह कलश विक्रम को देकर कहा, इसे समुद्र के गहरे जल में गहराई में गाड़ देना, जिससे कि कोई इस कलश तक पहुँच ही ना पाए। यदि किसी ने इसे खोल दिया तो पायल की आत्मा आज़ाद हो जाएगी। विक्रम ने जी अच्छा कहा और वह कलश ले लिया। नीलावंती उठी और प्रेरणा की तरफ देखा। उसने अपने पर्स से एक नोटों की गड्डी निकाली और अपने कांपते हुए हाथों से अघोरी को दे दिया। वह अघोरी उस पैसे को देखकर बहुत खुश हुआ और सभी को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। कार में प्रेरणा ने नीलावंती से पूछा, मैम, क्या अब सब ठीक है? मतलब वो जंगल वाली परेशानी भी खत्म हो गई ना? नीलावंती ने बस सर हाँ में हिला दिया। रिहान अभी भी सहमा सा उससे लिपटा बैठा था। उसे इसकी सुध नहीं थी कि प्रेरणा क्या पूछ रही है। सुबह का वक्त, सूरज सा चढ़ आया था। सुबह की लालिमा नई रोशनी नई उमंग लिए खिलखिला रही थी। सभी खुश थे क्योंकि आज संडे था। नीलावंती अब तक अपने बिस्तर में नींद की आगोश में खोई हुई थी। उसे हल्की हल्की किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वह निश्चित होकर सो रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, वह हड़बड़ाकर उठी और उस आवाज़ की ओर चल पड़ी। सामने का नज़ारा देखकर उसके दिल को सुकून मिला। सामने सोफे पर प्रेरणा और रिहान मस्ती कर रहे थे। प्रेरणा उसे हंसा रही थी। रिहान बहुत खुश लग रहा था। नीलावंती को लग रहा था कि कल रात वाली घटना के बाद रिहान को संभालना बड़ा मुश्किल होगा, पर प्रेरणा ने तो कमाल ही कर दिया था। नीलावंती ने तो प्रेरणा को निकालने का मन बना लिया था, लेकिन यह नज़ारा देखकर भी यदि उसने ऐसा किया तो उससे बुरा इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। नीलावंती भी आकर उनके पास बैठ गई और पूछने लगी, और क्या चल रहा है? रिहान फुल मस्ती में बोला, खूब चल रहा है, और जोरों से हंसने लगा। प्रेरणा भी खिलखिला पड़ी। नीलावंती भी हंसने लगी। उसके बाद रिहान आज पहली बार नीलावंती के पास आया और उसके गले लगकर कहा, थैंक यू मोम, आपने मुझे एक नया जीवन दिया।
नीलावंती की भी आंखें नम हो गई। उसने भी रिहान को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उस दिन तीनों नहाकर घर से निकले और रात तक यहाँ वहाँ मॉल, मार्केट, मूवी देखने गए। सभी बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश था रिहान, और नीलावंती भी अब बिल्कुल निश्चित हो चुकी थी। उसे कल काम के सिलसिले में विदेश जाना था, लेकिन उसे रिहान की भी बड़ी चिंता हो रही थी। वह ऐसी हालत में उसे सफ़र पे नहीं ले जा सकती थी अपने साथ, पर प्रेरणा के साथ वह बहुत खुश था। नीलावंती प्रेरणा के भरोसे आराम से उसे छोड़कर जा सकती थी। अगले दिन की सुबह नीलावंती ने रिहान को प्रेरणा को बताया कि मुझे काम के सिलसिले में विदेश जाना है, 1 हफ्ते के बाद आऊँगी। रिहान पहले तो उन्हें रोकने लगा, फिर उनके साथ जाने की जिद करने लगा। बाद में प्रेरणा के समझाने के बाद मान गया और तीनों एयरपोर्ट गए, जहां नीलावंती ने आखिरी बार रिहान को गले लगाया और खूब प्यार किया। उसके बाद प्रेरणा को चेतावनी दी। पिछली बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझी? प्रेरणा ने यस मैम, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा कहा और शांत हो गई। कहीं ना कहीं वह भी अतीत में चली गई थी। तभी अनाउंसमेंट हुई और नीलावंती प्लेन की ओर भागी। उस दिन के बाद प्रेरणा हमेशा ही रिहान के साथ रहती थी। यहाँ तक कि जब वह नहाने जाता या बाथरूम जाता तो भी साथ ही होती और खुद से नहलाने लगती। रिहान को अब प्रेरणा से डर लगने लगा था। वह उसके साथ बिस्तर में सोती थी, उसे कस के गले लगाना, नींद में उसको पकड़कर सोना। कभी कभी प्रेरणा का हाथ धीरे धीरे रिहान के पेट सहलाते सहलाते प्राइवेट पार्ट तक पहुंच जाते और रिहान डर जाता। प्रेरणा हमेशा ऐसा दिखाती मानो वह गहरी नींद में है। रिहान को कभी कभी लगता यह सब माँ को फ़ोन में बतला दूँ। फिर वह सोचता क्या पता वाकई नींद में ऐसा करती होगी। बेकार में उसकी नौकरी चली जाएगी और माँ परेशान होकर अपना काम छोड़कर भागी चली आएंगी। एक रात बिस्तर पर प्रेरणा रिहान को पूरी तरह अपनी बाहों में भरकर सुला रही थी। जब रिहान की नींद खुली तो वह प्रेरणा के ऊपर था। उसे बहुत अजीब लगा क्योंकि प्रेरणा नींद में कतई नहीं थी। रिहान ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, प्रेरणा, यह तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। और प्रेरणा से दूर जाने लगा। प्रेरणा ने रिहान को पकड़कर बिस्तर पर पीठ के बल लेटा दिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और किस करने लगी। रिहान अब घबराया हुआ सा बिस्तर पर ऊपर सांसें ले रहा था। वह महज 13-14 साल का बच्चा था और इतनी सेक्सुअल उत्तेजना बर्दाश्त कर पाना उसकी औकात के बाहर था। वह सहमा सा बिस्तर पर पड़ा, तेज सांसें ले रहा था, जबकि अब प्रेरणा धीरे धीरे उसके पूरे बदन को चूमते हुए छाती तक आ चुकी थी। अब प्रेरणा ने धीरे धीरे रिहान को निर्वस्त्र करना चालू कर दिया। शर्ट तक तो रिहान खामोश रहा, पर जब उसने पैजामा उतारना चाहा तो रिहान ने प्रेरणा का हाथ पकड़ लिया और धीमी लेकिन रोई आवाज़ में कहा, नहीं, प्लीज़ नहीं। प्रेरणा ने पुनः उसके मस्तक को चूमकर कहा, कम ऑन, कुछ नहीं होता बच्चे, और आखिरकार उसे पूरा नंगा कर ही दिया। अब रिहान अपने आप को प्रेरणा की पकड़ से छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन उसका शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बची थी। वह लगातार प्रेरणा से प्रार्थना कर रहा था कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन प्रेरणा तो उसके प्राइवेट पार्ट को चूमने में मस्त थी। उसे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। अब प्रेरणा उठी और रिहान ने एक लंबी चैन की सांस ली। प्रेरणा बिस्तर से उठकर अपने कपड़े उतारने लगी। उसने झट से अपने खूबसूरत गोरे जवान जिस्म को कपड़ों की कैद से रिहा किया और एकदम नंगी होकर रिहान के बगल में लेट गई। रिहान उठकर भागने को हुआ, लेकिन उसने झट से उसे दबोच लिया और अपने ऊपर लेटाकर पुचकारने लगी, आजा मेरी जान। क्या हुआ मेरी जान को? रिहान मासूम सा लड़खड़ाती जुबान में बोला,
मुझे छोड़ दो। प्रेरणा अब उसके साथ सहवास करने को आतुर हो चुकी थी। वह उसे अपने नंगे जिस्म पर लेटाकर मादक आवाज़ें निकाल रही थी। तभी अचानक उसे अपनी गर्दन में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी भयानक जंगली जानवर ने उसे काट लिया हो। उस दर्द ने उसकी सारी काम वासना को छूमंतर कर दिया। वह लगभग रोती हुई उठी और अपनी गर्दन पर हाथ रखा तो उसके हाथ खून से सन गए। वह एकदम से चिहुक पड़ी और रिहान को पीछे धकेलकर बिस्तर से नीचे कूद गई। वह अब रिहान के ठीक सामने लगे शीशे पर अपनी गर्दन देखने लगी। उसकी कोमल और नाजुक गर्दन में 2 सुराख साफ दिख रहे थे, जिसमें से खून निकल रहा था। यह देखकर जब उसने पीछे पलटकर रिहान को देखा तो वह चिहुक पड़ी। वह जोरदार चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। सामने था वही जंगल वाला खौफनाक खून जमा देने वाला नज़ारा जो उसने जंगल में देखा था। रिहान उस दिन की तरह एक पिशाचिनी मुद्रा में किसी जानवर की तरह बैठा था और उसकी आंखें सुर्ख लाल गुस्से में उसे ही घूर रही थी। उसके सामने के 2 दांत किसी जंगली भेड़िए की तरह लंबे और नुकीले होकर चमक रहे थे। उसके हाथों में भी तेज और पैने नाखून उग चुके थे। प्रेरणा की हालत काटो तो खून नहीं वाली थी। वह घबराई सी पीछे हटने लगी और एक दीवार से सट गई। दरवाज़ा ठीक उसके सामने वाली दीवार पर था, लेकिन वहां पहुंचना नामुमकिन था। वह रिहान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और अपने किए के लिए माफ़ी मांगने लगी। रिहान को देखकर लग रहा था कि प्रेरणा की माफ़ी उसे शांत कर रही है, लेकिन अनुमान के विपरीत अचानक रिहान ने प्रेरणा पर छलांग लगा दी। हेलो फ्रेंड्स, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।